अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर और आंवले से उत्पाद तैयार करके ले सकते हैं अधिक आय। आम के बाग में सब्जी तथा मसाले वाली फसलों की खेती कर कैसे लें अतिरिक्त आय। अधिक पैदावार के लिए गन्ना की पेड़ी फसल में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। किसान भाइयों, कुछ फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनकी अधिक मात्रा में उपज आ जाने के कारण उनका अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उनके उत्पाद तैयार करके इनसे वर्ष भर लाभ लिया जाए और ये कार्य घर की कुशल महिलाएं समूह बनाकर बखूबी कर सकती हैं। लेकिन कैसे, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपाली चौहान। सभी किसान भाइयों को, बहनों को मेरा नमस्कार। जो इस समय आपके खेतों में टमाटर की पैदावार हो रही होगी और आंवला काफ़ी मात्रा में बहुतायत में होगा, तो जितना आपके यहाँ हो रहा है उतना तो आप यूज़ कर नहीं पाते हैं और उसका दाम भी आपको उतना नहीं मिल पाता क्योंकि सीज़नल फूड हैं। तो जब सीज़न होता है तो हर जगह चीज़ें मिलती हैं तो दाम उतना मिलता नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बताना चाहती हूँ, कुछ फूड प्रोसेसिंग के मेथड बताना चाहती हूँ जिसके माध्यम से आप जो इस समय जो आपकी बहुतायत में जो फसल हो रही है, जो उसको आप कैसे उसका संरक्षण करके उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से लॉन्ग टर्म में पूरे साल यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा अगर उसको आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर यूज़ करें तो उससे आप इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे टमाटर की खेती के लिए आप टमाटर को जो है टमाटर का सॉस बना सकते हैं। टमाटर से वैसे तो कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, लेकिन कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिसे घर पर तैयार किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आज बात करेंगे टमाटर से सॉस तैयार करने की विधि के बारे में। टमाटर का सॉस बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने 1 किलो टमाटर लिया हुआ है तो उसमें आप 60 ग्राम प्याज है, उतना ही नमक, जितना प्याज रहेगा उतना नमक, 60 ग्राम नमक और डबल जो है शुगर। अगर 60 ग्राम आप नमक डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं तो 120 ग्राम या 160 ग्राम के लगभग शुगर डालिए, शक्कर डालिए और उसमें 30 ग्राम लहसुन होना चाहिए और अदरक 15-20 ग्राम अदरक। इसके अलावा काली मिर्च 10 ग्राम, दालचीनी, गरम मसाला, ये जितना गरम मसाले के जितनी भी चीज़ें होती हैं, अजवाइन का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब डालनी है। उसके बाद आप जो है पूरे टमाटर को उबालिए, हल्का सा उबाल करके 2-3 मिनट उबालने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसकी पूरी प्यूरी निकाल लीजिए, उसको छान लीजिए, उसका छिलका अलग कर दीजिए। छिलका अलग करने के बाद जो प्यूरी आ रही है उसमें आप जो है उसको फिर से आंच पर रखिए और उसमें जो नमक है और जो शुगर है वो डाल दीजिए डालते समय
और बाकी जितना जो गरम मसाला है, लहसुन और जो भी चीज़ें हमने बताई है, वो गरम मसाले की एक पोटली बना लीजिए और वो पोटली जो है वो जब वो उबाल आने लगे तो उसमें रख दीजिए। धीरे धीरे जो पोटली का जो अंदर का रस है वो आपके उस प्यूरी में आने लगेगा और करीब 20-25 मिनट जब उसका गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो आप उसको उतार लीजिए। उसमें आप 2% सोडियम मेटा बाइसल्फाइड डाल दीजिए, तो ये आपका टमाटर सॉस जो है तैयार हो जाएगा। पूरे साल भर आप इसको यूज़ करेंगे और इसको अगर आप इस लार्ज स्केल पर अगर आपके यहाँ ये टमाटर की खेती हो रही है, लार्ज स्केल पर इसको आप बनाकर बेचना चाहें तो ये आपके लिए आय का भी एक साधन बन सकता है। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रही हैं इसी संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता सिंह। आजकल आंवला बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं मतलब ये चाहती हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह बना करके अगर इसको मतलब अचार, जैम, जेली, मुरब्बा बेचना चाहती हैं तो उसकी ट्रेनिंग मेरे केंद्र पर भी होती है। और जो है अगर महिलाएं चाहती हैं मैं गांव में आकर ट्रेनिंग दूं तो मैं गांव में भी आकर ट्रेनिंग देती हूं। और मैं चाहती हूं कि मतलब मेरी महिलाएं जो है उससे आगे बढ़ें, उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ें और जो है स्वयं सहायता समूह बना करके उसमें वो काम करें और तो उसको बेच करके वो अच्छी आय ले सकती हैं और जो है मतलब घर बैठे बैठे ही मतलब वो एक कुछ कमा सकती हैं। तो आजकल जैसे आंवला बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आंवले के विषय में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो है देखिए पहले तो आंवले के बारे में जान लीजिए कि आंवले को जो है हम लोग अमृत फल कहते हैं। तो अगर महिलाएं इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो वो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। उसके अलावा वो अगर वो बेचना चाहें तो बेच भी सकती हैं। तो पहला मुरब्बा बनाने की विधि मैं बता रही हूँ। और 1 किलो आंवला लेना है हमको और ऐसा फल लेना है जो कि बिल्कुल पका हुआ बढ़िया पीला हो, उसमें कहीं से भी दाग ना हो। 1 किलो आंवला है तो 1.5 किलो चीनी उसमें लगेगी और 3 से 4% जो है हम चूने का घोल लेंगे। कुछ लोग फिटकरी के पानी में भी उसको डालते हैं, लेकिन उससे विटामिन सी, फिटकरी के पानी में डालने से विटामिन सी ज़्यादा नष्ट हो जाता है। तो उसको हम जो है चूने के पानी में अगर हम डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और चीनी 1.5 किलो। सबसे पहले क्या करें, आंवले को ले लें, साफ पानी में अच्छे से धो लें और उसको जो है स्टील के कांटे से गुदाई इस प्रकार करें कि जो गुठली है वहाँ तक गुदाई पूरी हो जाए, मतलब इतने अच्छे से गुदाई कर देनी है। फिर उसको 24 घंटे के लिए मैंने आपको बताया 3 से 4% हम जो है चूने का घोल बनाएंगे पानी में डाल करके, खाने वाले चूने का, और उसमें 24 घंटे के लिए उस गुदे हुए आंवले को आप डाल दें। अगर आप इसको बाहर छोड़ देंगी तो फल जो है भूरे रंग का हो जाएगा, तो हमारा आंवले का जो रंग है वो भूरा भूरा आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। और फिर उसके बाद जो 24 घंटे बाद उसको निकालिए और खूब 3-4 बार अच्छे साफ पानी से उसको धो दीजिए। धोने के बाद अब एक बड़े भगोने में पानी उबालने रखिए। जब पानी उबलने लगे तब जो गुदे हुए आंवले हैं, साफ धुले हुए जो आंवले हमारे हैं, उनको उसमें डालिए 7 से 8 मिनट के लिए और ढक दीजिए। जब पानी उबलने लगे तब इस बात का ध्यान रखें, पानी में उबालने नहीं है, उबलते पानी में हमको आंवले डालने हैं। तो जब हमारे आंवले जो है 7-8 मिनट के लिए उसमें पड़े रहेंगे, मतलब उबलते रहेंगे और ढक देंगे, उसके बाद उनको निकालिए फलों को। अब एक बड़ा भगोना लीजिए और चीनी मैंने आपको बताया कि 1.5 किलो लेनी है हमको। तो पहले चीनी की तह लगाइए पतली सी भगोने में, फिर ऊपर से जो गुदे हुए और जो उबले हुए हमारे आंवले हैं उनकी तह लगाइए, फिर उसके ऊपर से फिर चीनी की तह लगाइए, फिर आंवले की तह, फिर लास्ट में फिर चीनी की तह लगा दीजिए और उसको 24 घंटे के लिए ढक करके छोड़ दीजिए। अगले दिन आप सुबह देखेंगे कि जो है उसमें जो आंवले हैं उन्होंने पानी छोड़ा है, जिससे चीनी काफ़ी हद तक घुल जाती है। अब उसमें से फलों को निकाल करके अलग कर लीजिए और चाशनी बनाने के लिए चढ़ा दीजिए। चाशनी बनाते समय अगर आप 2 चम्मच उसमें साइट्रिक एसिड डाल देंगे तो उससे दाने भी नहीं बनेंगे चीनी में आगे जा करके, और जो चीनी की गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप उसमें 2 नींबू का रस निचोड़ दीजिए और उससे गंदगी साफ़ कर दीजिए। जब चाशनी में उबाल आ जाए, पानी आपको अलग से बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, आप लोगों को छोड़े हुए पानी से ही वो चाशनी बन जाएगी। और फिर जो है उसको उबाल आ जाए, फिर आंवले के फल उसमें डाल करके 24 घंटे के लिए पुनः छोड़ दीजिए उसको। फिर अगले दिन फिर फलों को निकालिए, फिर चीनी की चाशनी को एक बार पकाइए और फिर फलों को डाल करके रख दीजिए। ये प्रक्रिया आपको 3 दिन तक करनी है। तीसरे दिन के बाद जब चाशनी गाढ़ी हो जाए और एक तार की चाशनी बनने लगे तब उसमें फलों को पुनः डाल करके रख दीजिए। और आपको ऐसे जार में रखना है
देखिए, पहली बात तो जो है जार हमारा महिलाओं को जब भी कोई भी मतलब अचार वगैरह रखती हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि जो बोतल है वो कांच की इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो तब वो प्लास्टिक का ले सकती हैं। और उसको ना बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए कि तुरंत धोया फिर कपड़े से पोंछा फिर उसमें आपने जो भी आपने बनाया वो भर दिया, तो उससे क्या है कई बार कपड़े के रेशे वगैरह रह जाते हैं तो हमारा जो अचार, जैम, जेली, मुरब्बा जो भी हम उसमें रखते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो पहले तो अगर कांच की बोतल है तो बहुत ही अच्छा है, उसको ठंडे पानी में डाल करके उबाल दीजिए बोतल को, फिर उसके बाद उसमें कोई भी चीज़ आप जो भरना चाहते हैं वो भरें, तो जिससे कि वो ख़राब नहीं होगा उसमें। और उसमें कोई कपड़ा, कागज डालकर नहीं पोंछना है, उसको साफ बस उलट करके रख दीजिए, धूप में लगाइए और सूखा दीजिए। फिर आंवले का मुरब्बा हमको इस तरह से भरना है कि वो जो फल हैं वो चाशनी में बिल्कुल डूबे रहें। इस बात का खास ख्याल रखना है, अगर फल ऊपर रह जाएंगे तो उनमें फफूंद लग जाएगी और फल मुरब्बा जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। मुरब्बा जो है महिलाएं इसको बेच करके मतलब आय भी कमा सकती हैं। उसके लिए उनको क्या करना है कि मतलब एक ग्रुप समूह बनाएं, उसमें वो बनाएं और समूह में सब मिलकर काम करें। और जब फल सस्ता है तब उसको ज़्यादा मात्रा में खरीद करके उसको बनाएं, और उसके अलावा उसको जब बना लें तब उसको डिब्बों में अच्छे से पैक कर दें। और पैकिंग मशीन भी अगर वो ले लेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे उसका डिब्बे का जो मुंह है वो पूरा अच्छी तरह से जो है पैक हो जाएगा, जिससे कि बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती और अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती, तो जिससे कि वो ख़राब नहीं होगा। और उस FPO का एक लाइसेंस आता है, अगर महिलाएं समूह में काम करेंगी और समूह में करके उसको बेचना चाहेंगी तो वो लाइसेंस भी आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और आप इसको बेच करके आय कमा सकती हैं डिब्बों में पैक करके। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगाए हैं, उन्हें इन बागों में साल में एक ही बार फलत की प्राप्ति होती है और वो इन फल बागों में खाली पड़ी भूमि का पूर्ण उपयोग करने हेतु इसमें कुछ सब्जियों तथा मसाला वाली फसलों को लगाकर इससे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाई कैसे लगाएं आम के बाग में इन फसलों को, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग। आम की फसल साल में एक बार आती है तथा आम के पौधों से पौधों की दूरी अधिक होने के कारण उसमें हमारा बहुत सारा क्षेत्र खाली रह जाता है, जिसके कारण किसान को एक खेत से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता। इसके लिए यदि हम पौधों से पौधों के बीच में जो जगह बाकी रह जाती है उसमें यदि हम कोई सब्जियों की खेती कर सकें तो हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है और साथ ही साल भर हम उसमें लगे रहकर अपने परिवार को सारा लेबर एंगेजमेंट करके उससे अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। आम के बाग में खाली पड़ी जमीन का पूर्ण उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आम के वृक्षों के साथ साथ अंतः फसली खेती की जाए। तो हमारे किसान भाई आम के बाग में कौन कौन सी फसलों को उगाकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए जो फसलों का चुनाव करना चाहिए, ध्यान में देने योग्य बातें ये हैं कि जो फसल है उसकी खाद और पानी की आवश्यकता अधिक ना हो और उसकी जड़ें इतनी बड़ी ना हों जो कि आम के पौधे के साथ आपस में कंपटीशन करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में गोभी वर्गीय फसलें जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी तथा गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय फसलें जैसे कद्दू, लौकी, कोहड़ा इत्यादि की संस्तुति की है। फसल के चयन के बाद अब बात आती है फसल को लगाने की। तो हमारे किसान भाई फसल को लगाते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों को अमल में लाएं तथा फसल को किस तरह लगाएं, आइए जानते हैं। इसको लगाने के लिए ध्यान में देने योग्य बात ये होती है कि पौधे की छाया क्षेत्र से दूर
पौधे से कतार या पौधों से पौधों की दूरी के बीच आम की छाया क्षेत्र से दूर ही क्यारियां बनानी चाहिए। और हमने ये संस्तुति की है कि आम की फसल में पानी वर्ष भर नहीं चाहिए होता। पानी को हम अलग से रोक के ड्रिप के द्वारा, सिंचाई के द्वारा अलग कर लेते हैं, क्योंकि यदि आम में बौर आने के समय अगर पानी दे दिया जाएगा तो उस बौर का नुकसान हो जाता है। इस नुकसान को बचाने के लिए हमने तो टपक सिंचाई की अलग से व्यवस्था की है, जिसमें हम आम की सिंचाई की पाइप है उसको बंद कर देते हैं और केवल सब्जी की सिंचाई करते हैं। यदि किसान भाइयों के पास टपक सिंचाई की व्यवस्था ना हो तो वो ऐसी व्यवस्था करें कि जो वो पानी दे रहे हैं वो कतार से कतार के मध्य में एक नाली के द्वारा दें, जिससे कि पानी सींच के भी आम के पौधों को ना मिल सके। इससे आम का उत्पादन होने के साथ साथ हमारा सब्जी का उत्पादन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि यदि हमारे पेड़ बाग बहुत घने हैं तो केवल हम जो छाया में उगने वाली सब्जियां हैं जैसे सूरन है, हल्दी है और अदरक है, इनका उत्पादन ही लें, क्योंकि जो अन्य सब्जियां होती हैं इनको सूर्य के प्रकाश का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश के अभाव में ये सब्जियां छाया में अच्छा उत्पादन नहीं दे सकती। इन सब चीज़ों का यदि किसान भाई ध्यान देंगे तो वे आम के बागों में अंतः फसलों का सफलतापूर्वक उत्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, गन्ना की मुख्य फसल लेने के बाद दूसरे वर्ष ली जाने वाली गन्ने की पेड़ी फसल से भी अच्छी उपज ली जा सकती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि दूसरे वर्ष में ली जाने वाली गन्ने की पेड़ी फसल का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। लेकिन पेड़ी फसल से अधिक उपज लेने के लिए गन्ने की कटाई और कटाई के बाद कौन से वैज्ञानिक प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, इस पर उचित जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BS कांचणा। गन्ने की पेड़ी फसल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। साधारणतः किसान भाई ऐसा मानते हैं कि गन्ने की पेड़ी फसल ब्याज की फसल होती है और उसमें किसी भी प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको सिर्फ काट के और दोबारा बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। मगर किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर हम गन्ने की पेड़ी फसल का भी अच्छे से प्रबंधन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उससे अच्छी उपज प्राप्त नहीं होगी। अगर हम उसको ढंग से प्रबंधित करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे हमें पूरी उपज प्राप्त होगी और अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, जिस मुख्य फसल की पेड़ी रखनी हो वह खेत बीमारी तथा कीड़े मकोड़े से रहित होना चाहिए। साथ ही समुचित पौधे की संख्या आवश्यक है। मुख्य फसल काटने के बाद कई कारणों से पौधे की संख्या कम हो जाती है। पेड़ी फसल में कम से कम 27,000 झुंड हेक्टेयर होना चाहिए। पेड़ी ईख की खेती के लिए उन्हीं प्रभेदों को चुनना चाहिए जिसमें अंकुरन करने एवं कल्ले फूटने की अधिक क्षमता हो। इसके लिए हमें सर्वप्रथम गन्ने की कटाई से उसका ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी गन्ने की कटाई अपने खेत में कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गन्ना बिल्कुल ज़मीन के स्तर से कटे और बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार के ठूंठ बचे नहीं रहें। अगर उसमें ठूंठ रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाली फसल है उसमें हमें अच्छे गन्ने उससे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए हमें अपने खेत की कटाई के बाद एक बार पूरे खेत का अच्छे से सर्वेक्षण करना चाहिए और उसमें जहाँ भी ठूंठ दिखाई दें उनको कुल्हाड़ी से या फावड़े से काट देना चाहिए। इसके बाद गन्ने की खेत में काफ़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक अवशेष हैं, वो उपलब्ध रहते हैं। उनका प्रयोग हमें अपने खेत में जैविक खाद के रूप में करना चाहिए और उन्हें जलाना नहीं चाहिए। जो भी फसल अवशेष हमारे खेत में उपलब्ध हैं उनको एक तरफ करके उसके बाद उसमें जुताई करनी चाहिए और जुताई के बाद वापस उसी खेत में उसको
फैला देना चाहिए और उसमें पानी लगाने के बाद अगर 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम डालते हैं तो उसमें बहुत जल्दी वो पदार्थ सड़ के खाद के रूप में हमारे खेत में प्राप्त हो जाते हैं और उससे हमारी फसल को अतिरिक्त जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पेड़ियों की छटाई एवं मेड़ तोड़ना। किसान भाइयों, जहां तक संभव हो मुख्य फसल की कटाई जमीन की सतह से ही करनी चाहिए तथा बाद में मेड़ों को तोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया से पेड़ी में कल्ले स्वास्थ्य तथा एक साथ निकलते हैं। इसके पश्चात ऐसी जुताई करनी चाहिए जिससे पुरानी जड़ें कट जाए तथा नई जड़ों को विकसित होने का मौका मिले। किसान भाइयों, मेड़ तोड़ने के बाद पत्तियों के बीच 200 क्विंटल कंपोस्ट या सड़े हुए गोबर की खाद समान रूप से छींटकर देशी हल से जोतकर मिला दे। इस जुताई के साथ साथ 10 किलोग्राम फोरेट 10G प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देने से पेड़ी फसल को शुरू से कीटों से सुरक्षा मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक की मात्रा पर। किसान भाइयों, पेड़ी फसल में पेड़ियों की छटाई के 3 सप्ताह बाद ही रासायनिक उर्वरक का व्यवहार करें। जिस प्रकार से हमने गन्ने की मुख्य फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किया था, लगभग उतनी ही मात्रा में हमें जो गन्ने की पेड़ी फसल है उसमें भी पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें पड़ती है, जिसके लिए हम आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटाश की शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त अपने खेत में मिला देते हैं। इसके पश्चात शेष आधी मात्रा 2 टुकड़ों में 1 महीने बाद और फिर अगले 1 महीने बाद हम अपने खेत में खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा हर स्थिति में 100 दिन की फसल अवस्था से पूर्व हमारे खेत में डाल दी जानी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाली जगहों को भरने पर। किसान भाइयों, पेड़ी की सामान्य फसल में ईख की पत्तियों में प्रति मीटर की दूरी पर 3 झुंड होने चाहिए। इस प्रकार खेत में लगभग 38,240 झुंड प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। खाली स्थानों की संख्या अधिक होने पर अंकुरित ईख की रोपाई कर दे। खाली स्थान की भराई के बाद तुरंत पानी देना चाहिए। पहली सिंचाई सूखी पत्तियों को जलाने के बाद पेड़ियों की छटाई कर करे। बाद की सिंचाई 3-4 सप्ताह के अंतराल पर इस प्रकार कुल 4 से 5 सिंचाई देना आवश्यक है। प्रत्येक सिंचाई के बाद अंतःकर्षण करना आवश्यक है। ठीक समय पर उचित तरीके से अंतःकर्षण करने से पेड़ी फसल के विकास में काफी सहायता मिलती है। प्रारंभ में 1-2 बार अंतःकर्षण खुरपी से तथा बाद में 3 फारा या 5 फारा हल से करे। मानसून की वर्षा के समय खेत में जल जमाव की स्थिति में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। इसके बाद जुलाई प्रथम सप्ताह में और द्वितीय सप्ताह में जब गन्ने की फसल बड़ी हो रही होती है, उस वक्त हमें अपने खेत में बंधाई का कार्य भी करना चाहिए जुलाई और अगस्त के माह में, जिससे कि हमें हवा के कारण से जो फसल गिरने की समस्या है उससे बचा जा सके और हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इस प्रकार से अगर हम अपने गन्ने की पेड़ी फसल का ढंग से प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर गन्ने की फसल से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है परिखरा बलिया के चंदन खरवार ने। आपने गेहूं की फसल में पीली गेरुई रोग के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। रबी के मौसम में गेहूं खाद्यान्न की एक बहुत प्रमुख फसल है और इसका उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए हमें इसके बचाव के सभी उपाय करने चाहिए। गेहूं में मुख्य रूप से पीला रस्ट और ब्राउन रस्ट तथा ब्लाइट रोग अत्यधिक लगते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा पीला रस्ट। गेहूं की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है पीला गेरुई रोग। यह रोग गेहूं की फसल में 40 से 60 दिन की अवस्था में ज्यादा देखने को आता है। इस रोग के प्रकोप से गेहूं की फसल से मिलने वाले कुल उपज में 30 से 40% की कमी देखने को आती है। तो क्या है इस रोग की पहचान और कैसे बचाएंगे इस रोग से अपनी गेहूं की फसलों को, आइए जानते हैं।
इस रोग में क्या होता है, पत्तियों के ऊपर पीले रंग का, हल्दी के जैसा पीले रंग का पाउडर बनता है। धीरे धीरे पहले तो ये पाउडर धारियों में बनता है, पत्ती के ऊपर धारियों में बनता है, फिर ये पूरी पत्ती पर फैल जाता है और पूरी पत्ती को बाद में झुलस जाती है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बाधित होती है और गेहूं के दाने बहुत छोटे या कतई नहीं बन पाते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहली बात तो रोगरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यदि रोगरोधी प्रजातियों का चयन हम नहीं कर पाते हैं तो यदि गेहूं की समय से बुआई कर दी जाए, समय से मतलब नवंबर के प्रथम सप्ताह में अगर बुआई कर देते हैं तो इस रोग से बचाव हो जा सकता है। और यदि हम गेहूं की फसल को लेट सोइंग माने देर से बुआई करते हैं तो देर से बुआई वाली फसलों में हमें कवकनाशी रसायनों का प्रयोग करके इसको बचाना अवश्य चाहिए। जैसे ही फसल बाली निकलने की अवस्था में आती है उसी समय हमें कवकनाशी रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम डाइथेन या 78 यानी जिनेब नामक एक कवकनाशी का 0.25% का घोल कर छिड़काव कर सकते हैं, तथा या दूसरा आता है टिल्ट प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल एक कवकनाशी है जिसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने से पीला रस्ट रोग से हमें बचाव हो सकता है और तथा फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में खीरा की फसल से अधिक उत्पादन लेने हेतु आवश्यक प्रबंधन। फूल और फल बनने की अवस्था पर आड़ू के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।